वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। आशा करता हूं तुम लोगों के डोले शोले सही होंगे। दोस्तों, आज की डॉक्यूमेंट्री का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। हिंदी में बोले तो डेमोक्रेसी किस बला का नाम है और ये बला हमारे देश में क्या कर रही है। यारो, आजकल हर एक देश अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता है, लेकिन वो असली में डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं या फिर आधे अधूरे डेमोक्रेटिक होते हैं। तो डेमोक्रेसी की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन सिर्फ इस छोटी सी डेफिनेशन से हम किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक तो नहीं कह सकते ना। उसके लिए तो हमें डिटेल्स में जाना पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स होते हैं जो एक कंट्री को पूरे करने होते हैं अगर उसे अपने आप को असली में डेमोक्रेटिक बनाना है। तो चलो अब उन फीचर्स की बात करते हैं। फर्स्ट, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी जिन लोगों को जनता चुने वही देश के लिए रूल्स और पॉलिसीज बनाए। लेकिन बहुत सारे देशों में ऐसा नहीं होता है, जैसे कि पाकिस्तान में। और ये जो कहानियां मैं तुम्हें सुनाता हूं इन्हें अच्छे से सुना करो, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप करके पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हटा दी और 2002 में अपने आप को एक रेफरेंडम के थ्रू प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। इस रेफरेंडम में बहुत सारे फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस हुई थी, जिसके कारण रिजल्ट मुशर्रफ के फेवर में आ गया। इसने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, जिसमें इसने पाकिस्तान का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल डाला। इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट किसी भी नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता था। जितने भी कैबिनेट थे उनका सारा काम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देखती थी, और इसमें सब फौजी लोग भरे पड़े थे और पूरी आर्मी को मुशर्रफ कंट्रोल करता था। तो इन लॉज का नतीजा ये हुआ कि जो लोग इलेक्ट होके आते थे वो कुछ खास नहीं कर पाते थे, क्योंकि सारी पावर्स मुशर्रफ के पास थी और जो वो चाहता था देश में वही होता था। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में जरूरी है कि जो लोग इलेक्ट हुए हैं सिर्फ उन्हीं के पास पावर्स हो लॉज बनाने की, कोई दूसरा उन्हें कंट्रोल ना करे। और रही बात पाकिस्तान की, तो वो बोलते रहते हैं हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन अभी भी मिलिट्री का बहुत ज्यादा इफेक्ट है उनकी गवर्नमेंट पे। चलो अब अगली कहानी पे। ये कहानी है अपने चीनी भाइयों की, यानी चाइना की। तो हर 5 साल में यहाँ इलेक्शन होते हैं और 3000 मेंबर्स चुने जाते हैं जो वोटिंग से प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो अभी तक तो ऑलमोस्ट सब कुछ सही है, पर प्रॉब्लम यहाँ आती है। इन 3000 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स आर्मी भी चुनती है। और यही नहीं, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है उसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। इसका मतलब सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 छोटी पार्टीज जो सीसीपी को सपोर्ट करती है सिर्फ वही इलेक्शन में लड़ पाते हैं। और इसी कारण हमेशा गवर्नमेंट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। तो चाइना के केस में हम ये कह सकते हैं कि चाइनीज लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें एक ही पार्टी के मेंबर्स को चुनना पड़ता है। चलो अब मैक्सिको की कहानी और सुन लेते हैं। मैक्सिको 1930 में आजाद हुआ और उधर 2000 तक सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार बनती रही, जिसका नाम था PRI। वैसे तो IRP होना चाहिए, क्योंकि इस पार्टी का नाम इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी था। पता नहीं PRI क्यों रख दिया, शायद ये पार्टी उल्टे काम करती है तो नाम भी उल्टा रख दिया। यहाँ पर हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं और यहाँ पे तो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी भी थी, पर फिर भी हमेशा PRI जीतती थी। तो ये चमत्कार PRI कैसे करती थी, जरा उस पे गौर फरमाइए। PRI इलेक्शन में फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस यूज करती थी,
ये माल प्रैक्टिसेस थी। फर्स्ट, सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इनकी पार्टी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी। सेकंड, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स पेरेंट्स को पीआरआई के लिए वोट करने के लिए फोर्स करते थे। थर्ड, मीडिया सिर्फ पीआरआई के अच्छे कामों को दिखाती थी और गंदे कामों को इग्नोर कर देती थी। प्लस मीडिया हमेशा ऑपोजिशन पार्टीज के सिर्फ गंदे काम दिखाती थी। फोर्थ, पोलिंग बूथ्स को उनकी जगह से हटा दिया जाता था और लोग अपने वोट नहीं डाल पाते थे। फिफ्थ, पीआरआई अपने कैंडिडेट्स की पब्लिसिटी के लिए नदी की तरह पैसे बहाती थी, यानी बहुत खर्चा करती थी। तो यहाँ मैक्सिको में फेयर इलेक्शन होते ही नहीं थे और रूलिंग पार्टी को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। और इससे हमारे पास आता है डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर कि इलेक्शन में लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए, प्लस इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, जिसमें जो रूलिंग पार्टी हो उसको भी हराया जा सके। चलो अब थर्ड फीचर पे आ जाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, यानी हर एक इंसान को वोट करने का हक हो और हर इंसान के वोट की वैल्यू सेम हो, जिसको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह है जहां पर इसे फॉलो नहीं किया जाता। जैसे सऊदी अरेबिया में फीमेल्स को वोट करने का राइट नहीं है। सेकंड, एस्टोनिया में जो लोग रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उन्हें वोट कास्ट नहीं करने दिया जाता। थर्ड, फीजी में तो अलग ही सिस्टम है। जो लोग ओरिजिनल फीजी के हैं उनकी वोट की वैल्यू 1 है और जो लोग बाहर से फीजी में आए हैं उनकी वोट की वैल्यू हाफ है। और इससे मुझे अपना एक किस्सा याद आ रहा है। एक बार हमारी पूरी फैमिली इकट्ठा हो रखी थी तो हमने एक टैलेंट शो रखा। सभी ने बढ़िया बढ़िया जोक्स मारे, स्टैंड अप कॉमेडी की, डांस किया और मेरे एक दो कजन तो बस वहां खड़े होकर वापस आ गए। और फिर आई फैसले की घड़ी कि कौन जीतेगा ये शो। सबने वोटिंग की पर मेन जज था हमारी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर रूहान, जिसके वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा थी। और फिर उसने अपने आप को वोट दिया और वो जीत गया। मुझे तो पता भी नहीं चला उसने किया क्या था। ऊट पटांग सी स्टोरी सुनाई थी एक। उसने शायद कुछ ऐसा कहा था, एक कौवा था और उसका बेस्ट फ्रेंड डोरेमोन था जो शिनचैन के घर गए और गंगम स्टाइल पे डांस करके आ गए। पता नहीं कहां से इतनी क्रिएटिविटी लाते हैं ये छोटे छोटे से बच्चे। 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일। चलो अब नेक्स्ट फीचर पर। ये कहानी है जिम्बाब्वे की। ये लोग 1980 में आजाद हुए थे और तब से जानू पीएफ पार्टी रूल कर रही थी। जानू, हाँ, तो इस पार्टी ने जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस दिलवाने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। और इनका जो लीडर था वो था रॉबर्ट मुगाबे, जिसको लोग बहुत मानते थे और इलेक्शन के बाद उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया था। लेकिन उसकी नीयत खराब हो गई। उसने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर्स दे दी, यानी अपने आप को बहुत सारी पावर्स दे दी। जो लोग भी उसको अपोज करते वो उन्हें हरास करता। उसने स्ट्राइक्स को इलीगल बना दिया। रेडियोज और टीवी को गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगी। जो गवर्नमेंट चाहती थी सिर्फ वही न्यूज़पेपर में छपता था। गवर्नमेंट कोर्ट की बातें भी नहीं मानती थी और जजेस को प्रेशराइज करती थी गलत जजमेंट देने के लिए। तो जिम्बाब्वे में बेसिकली ये हुआ कि जिसे लोग अपना मसीहा मानते थे वो तो एक जहरीला सांप निकला जो उन्हें डस के चला गया। तो इससे हमारी डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर मिलता है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट, यानी जो गवर्नमेंट है
वो एक लिमिट में काम करे और उसे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक चीजें चेंज करना अलाउड ना हो जिससे लोगों के राइट्स वायलेट हो, जैसे कि राइट टू फ्रीडम, स्पीच वगैरह वगैरह। तो ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि डेमोक्रेसी को डिफाइन करो और उसके फीचर्स बताओ, और इसका आंसर तो अब तुम्हें पता चल ही गया होगा। डेफिनेशन है कि लोग अपने रूलर्स को खुद चुने, और फीचर्स है कि जिस रूलर को वो चुने सिर्फ वही रूल्स बनाए, कोई और नहीं। सेकंड, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए जिसमें रूलिंग पार्टी को हराना एक पॉसिबिलिटी हो। थर्ड, सबको वोटिंग करने का हक हो और सबके वोट्स की वैल्यू बराबर हो। फोर्थ, गवर्नमेंट एक लिमिट में काम करे और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन के राइट्स को कोई भी ना बदल सके। चलो तो भैया, मैं जा रहा हूं अगले साल के फैमिली टैलेंट शो की प्रैक्टिस करने। तुम भी एक ब्रेक लो और मिलते हैं अगले एपिसोड में।